शेखर अपनी चारों ओर की परिस्थितियों से काफ़ी कुछ सीख जाता है। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के बारे में, दारिद्र्य के बारे में और अपने तरीके से इन सभी को आंकता परखता भी जाता है। इन सब के बावजूद एक ऊर्ध्वमुखी प्रेरणा शेखर की जीवन गति को निर्दिष्ट करता जा रहा था। हालांकि उसे यह जगत मिथ्या अधिक लग रहा था, कुछ तो था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। इस समय के जितने भी चित्र याद आते हैं, उनकी मुख्य उल्लेखनीय बात है उनकी शांति। संभवतः इन दिनों वह शांति की इतनी उग्र खोज में था कि जहाँ वह प्राप्त हुई, चाहे क्षण भर के लिए ही, वही स्थल उसकी स्मृति में बैठ गया। इसलिए उस समय की स्मृतियाँ बड़ी सुखद हैं। देखिए, छोटा सा बालक है, 4 या 5 साल का होगा, वो शांति की खोज कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है। गोमती का तट, संध्या समय, शेखर अकेला धीरे धीरे टहल रहा है, पेड़ों की ओर देखता हुआ। कुछ पेड़ों पर पीली सी आकाश बेल के जाल ढेर के ढेर पेड़ पड़े हुए हैं। उन्हीं को देखता हुआ और यह सोचता हुआ कि इन्हीं को क्यों यह अधिकार प्राप्त हुआ कि इनकी उत्पत्ति भूमि से न हो, पैर भूमि पर न टिकें, ये सदा ऊंची रहकर ही दूसरों के सहारे पृथ्वी से अपना जीवन रस खींचा करे। अब देखिए, वृक्षों को देखकर, जो बेल लताएं हैं, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, जिनका रूट शायद नीचे भी ना होता हो, दूसरे पेड़ों पर पैरासाइट के रूप में जो पौधे उगते हैं, उन पर छोटा सा बाल शेखर विचार करता है कि ऐसा क्यों है कि इनकी उत्पत्ति भूमि से ना हो रही हो, इनके पैर भूमि पर नहीं टिके हुए हों, ये सदा ऊंची रहकर ही दूसरों के सहारे पृथ्वी से अपना जीवन रस खींच रहे हों, तो ऐसा क्यों पौधों में ही होता है, बालक शेखर सोचता है। पर वह बहुत देर तक यह नहीं सोच सकता। उसका मन हटकर गोमती की लहरों पर कांपते हुए ताम्र वर्ण प्रकाश की ओर जाता है और वहीं रह जाता है। उसे लगता है कि उस प्रकाश में कुछ है जो उसे बुलाता है, खींचता है, सुख देता है, पर वह उसे नाम नहीं दे पाता। सौंदर्य शब्द उसके मन क्षेत्र में अभी तक नहीं आया है। ये जो सौंदर्य है, जो ईस्थेटिक सेंस है, जो सौंदर्य बोध है, वो क्या है एक्चुअली, उसकी व्याख्या क्या है, ये बाल मन नहीं जानता। लेकिन कुछ तो है जो इस छोटे से बच्चे को, जैसे बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसफर्स होते हैं ना, उन्हें शांत एरिया में बैठना अच्छा लगता है, दूसरे लोगों से मिंगल न करके शांत एरिया में प्रकृति के सौंदर्य का आस्वादन करना अच्छा लगता है। वैसे ही इस छोटे से बच्चे को भी लगता है, लेकिन उसे सौंदर्य नाम का वो जो वर्ड है, उसे डिफाइन करना भी नहीं आता। लखनऊ की बिरादरी में शेखर अकेला बैठा है। एक अत्यंत सुंदर घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता हुआ उसके सामने से जाता है। उसकी गति में कहीं चेष्टा नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है, मानो कहीं भी इच्छा की प्रेरणा ही नहीं है। वह स्वतः संपूर्ण सुंदर अच्छे संगीत की तरह ताल विशिष्ट एक गति है। शेखर एकाएक खड़ा हो जाता है। यह एक नई बात थी उसके जीवन में, और यह विद्युत की तरह उसके मन में तड़प गई। रितम यानी लय। वह फिर बैठ गया, आकाश की तरह शांत, पहाड़ी झील की तरह स्वच्छ। शायद तभी से यह जीवन सर्वत्र उस वस्तु को खोजने लगा, और शायद उसने उसे पाया भी, क्योंकि बहुत वर्षों बाद अपने जीवन के घोरतम अंधकारमय दिनों में, जब वह अपने सब और के विरोधों से त्रस्त हो उठता, तब एकाएक कोई आलोक किरण उस अंधकार को चीर जाती है, और वे सब वैपरीत्य उलझने इस हद तक हल हो जाती हैं कि एक ही महान एकत्व के विभिन्न अंग जान पड़ने लगती। एक दिन शेखर के पिता उसे अजायबघर में ले गए, और जिस कमरे में मूर्तियां रखी थी, वहां पहुंचकर अपने काम पर चले गए। शेखर कुछ सहमा हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके सभी और मूर्तियां थीं,
कुछ साबुत, कुछ टूटी, कुछ शरीरहीन सिर, कुछ सिरहीन शरीर, कुछ काली, कुछ श्वेत, कुछ पत्थर की, कुछ मिट्टी की, कुछ चमचमाती हुई धातु की, कुछ जंग से खोई हुई। शेखर की दृष्टि एक प्रतिमा पर जाकर ठिठक गई। यूँ कहें कि प्रतिमा के पैरों पर ठिठक गई, क्योंकि वह प्रतिमा बहुत बड़ी थी और शेखर की आंखों के तल पर उसके पैर ही आरंभ होते थे। अब देखिए, एक दिन की बात है, शेखर अपनी स्मृतियों में अवलोकन करता है कैसे उसके पिता उसे म्यूजियम ले गए थे, अजायब घर में, और उस कमरे में काफ़ी मूर्तियाँ रखी थी, कुछ काली, कुछ श्वेत, कुछ पत्थर की बनी हुई, कुछ मिट्टी की, कुछ का तो सिर नहीं है, केवल धड़ है, और कुछ का सिर है, धड़ नहीं है। तो अचानक शेखर की दृष्टि एक बहुत बड़ी प्रतिमा पर पड़ती है। तो इतनी बड़ी प्रतिमा थी कि बच्चा जब देखता है तो उस प्रतिमा का केवल पैर दिखाई देता है। शेखर धीरे धीरे दृष्टि उठाता गया। वह छत तक पहुंच गई जहां मूर्ति का सिर था। शेखर ने फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, पैरों के नीचे लगी हुई लकड़ी की तख्ती तक, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था महावीर जिन, यानी कि महावीर जैन की मूर्ति थी। शेखर के मन में किसी भाव ने जाग कर कहा, मूर्ति बिल्कुल नंगी है। वह नंगी थी। शेखर नहीं समझ सका कि कैसे किसी विशाल भीमकाय प्रकांड नग्नता का चित्रण करते उसे गढ़ते समय मूर्तिकार का हाथ नहीं कांपा, उसकी कल्पना नहीं लज्जित हुई। नग्नता का सत्य सत्य की तरह नंगा उसके जगत में नहीं था, आने नहीं दिया गया था। उसके लिए नग्नता झूठी थी, बद्धी थी, अवांछनीय थी। किंतु यह इसलिए वह स्थिर और अकंप दृष्टि से उसे देखता रहा, बहुत दूर तक देखता रहा। देखिए, छोटे बच्चों को नग्नता के बारे में हम क्या सिखाते हैं? बद्धी चीज़ है, अवांछनीय है। अवांछनीय मीन्स अनडिसायरेबल। नग्नता को देखना नहीं चाहिए। अगर कहीं देख भी लिया तो अपना मुंह हटा लेना चाहिए, आदर्श नहीं है। तो इस प्रकार की बातें शेखर ने भी सुन रखी थी। लेकिन यहाँ उसने क्या देखा? यहाँ तो एक पूरी बड़ी मूर्ति है, एक भीमकाय मूर्ति है, और वो पूरी तरह से नग्न है। मानो उसके मन ने उस नग्नता को स्वीकार कर लिया। वह उसकी दृष्टि में अत्याज्य, अनस्वाभाविक, सुंदर हो उठी। देखिए, छोटा सा बालक बचपन से यही सुनता आया है कि नग्नता कि नग्न नहीं घूमना चाहिए और नग्नता प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज जब इस बच्चे ने इतनी बड़ी मूर्ति को नग्न देखा तो मानो उसके मन ने उस नग्नता को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे लौट पड़ा। शांति की मधुर शीतल सांस मानो उसके मन पर एक हल्का सा परिमल बिखेर गई। कुछ ही दिन बाद जब उसके पिता सारनाथ गए और बौद्ध विहार में ठहरे, तब वह अवसर पाकर चोरी से निकला और एक बड़े पोखर के किनारे से होता हुआ सारनाथ के अजायबघर की ओर बढ़ता चला। पोखर में कुछ लोग सिंघाड़े बटोर रहे थे। किनारे पर या कीच में कुछ अधनंगे लड़के शोर मचा रहे थे। उनकी ओर उसने आंख उठाकर भी देखा नहीं। किसी समय जो दृश्य आह्लादमयी आत्मविस्मृति में डुबा देता, वह आज उसके लिए देखने की वस्तु ही नहीं रही, क्योंकि वह अजायबघर की ओर जा रहा था। अब देखिए, जैसे ही वो अजायबघर की ओर जा रहा था, इस बार अकेले जा रहा था, तो रास्ते में कुछ बच्चे अधनंगे शोर मचा रहे थे। अब उसके मन में उन अधनंगे बच्चों को देखने का कोई कौतूहल नहीं रहा। अब उसके मन में क्या था कि मैं तो पूरे नंगे दृश्य को देखने जा रहा हूँ। पूरी बड़ी मूर्ति है, पूर्ण रूप से नग्न है। अब इन अधनंगे बच्चों को देखकर मैं क्यों खुश हूँ? अब इन अधनंगे बच्चों को देखने की क्या ज़रूरत है? सारनाथ के अजायबघर को बहुत कम लोग देखने आते थे, और जिस समय शेखर वहाँ पहुँचा उस समय उसके बंद होने का समय भी था। शेखर ने देखा, दरवाजे पर या चरखड़ी के पास कोई चपरासी नहीं था। वह चुपचाप चरखड़ी के नीचे से होकर भीतर चला गया। दाई और मूर्तियाँ पड़ी थी। शेखर कुछ देर उन्हीं की ओर देखता घूमता रहा। फिर तारा की एक मूर्ति की चौड़ी पीठिका पर बैठ गया। एकाएक उसे लगा वहाँ एक अनभ्यस्त नीरवता छाई हुई है।
इतनी अधिक कि वह ध्यान देकर सुनने लगा। कहीं कोई तनिक सा भी शब्द हो, पर नहीं, वह अखंड थी। वह जल्दी से उठा और बाहर की ओर गया। द्वार बंद था। अजायब घर के भीतर वह अकेला था। वह धीरे धीरे लौट आया, आकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। जब हम साथ चाहते हैं, ध्वनि चाहते हैं, तब नीरवता हमें खटकती है। हम उसे सुनते हैं और वह हमें बोलती हुई जान पड़ती है। उस शब्द से बोलती हुई जान पड़ती है जिसके लिए प्राचीन काल में किसी मनस्तत्ववाद साहित्यकार ने साएं साएं करना वाक्य प्रयुक्त किया था। अब देखिए, जो बालक शेखर शांति चाहता था, एकांत चाहता था, वही आज जब म्यूज़ियम में बैठता है, वहाँ कोई नहीं था, तब उसे क्या लगता है? वो ध्वनि चाहता है। उसे कोई बोलता हुआ जान पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कोई उससे बात कर रहा है। शेखर को यह नहीं जान पड़ता कि वहाँ की नीरवता साएं साएं कर रही है, उसे काटने को आ रही है। मैं रात भर बंद रहूँगा, भोजन नहीं मिलेगा, सो नहीं सकूँगा, पिता ढूंढते फिरेंगे, ये सब चिंताएं उसके मन में आई ही नहीं। वह एक भव्य, सुंदर, आनंदमयी, विहल, शांति युक्त, आत्मविस्मृत स्वीकृति में बैठा रहा। अब देखिए, वो रात भर वहाँ बंद रहा। उसे भोजन नहीं मिलेगा, वो सो नहीं पाएगा, अकेला है म्यूज़ियम में, चारों ओर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, उसके पिता उसे ढूंढते फिरेंगे, ये सब चिंताएं उस बालक के मन में नहीं आई। अक्सर बालकों के मन में ये सब चिंताएं पहले आती हैं कि माँ परेशान होंगी, पिता परेशान होंगे, माँ रोने लगेगी, सभी मुझे यहाँ वहाँ ढूंढेंगे। लेकिन बालक शेखर के मन में ये सभी चिंताएं नहीं आई। अब कभी वह उस क्षण का चिंतन करता है तो सहम सा जाता है। इतनी व्यापक थी वह शांति, वह नीरवता, पर उस समय उसे कुछ भी विचित्र नहीं लगा। विचित्र लगा एक किवाड़ खुलने के शब्द द्वारा उस शांति का खंडन। एक शब्द जिसमें वह विश्वास ही न कर सका, इतनी दूर चला गया था वह। विचित्र लगी उसके नाम की पुकार, शेखर। वह चौंक कर उठ बैठा और जल्दी से उस तारा की मूर्ति से परे हट गया। उसे यह असह्य जान पड़ा कि लोग यह भी जान पाएं कि वह कहाँ था, इतनी देर कहाँ रहा, क्या करता रहा। उसे लगा कि यदि लोग यह जान जाएंगे कि वह किस विशेष स्थान पर बैठा था, तो वह लज्जा से डूब मरेगा। अब देखिए, उसे ये चिंता सताने लगी कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैं इन नग्न मूर्तियों के बीच बैठा था, तो कितनी लज्जा की बात होगी। बुद्ध ने जिस स्थान पर बैठे बैठे दिव्य ज्ञान पाया था, वह उनकी दृष्टि में वैसा ही पवित्र, संसार की दृष्टि से गोपनीय हो गया होगा। उससे पूछा गया कि वह कैसे वहाँ आया, क्या करता रहा, क्यों, कब, प्रश्न जो सदा पूछे जाते हैं, किंतु उसका उत्तर कुछ महत्व नहीं रखता, सिवाय इसके कि जैसे वे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, वैसे ही उनके उत्तर भी सदा एक रूप होते हैं। शेखर का लज्जित मौन ही उसका उत्तर था। जब वह अपने आप से कहता है कि उसमें विश्व शांति का, विश्वात्मा का एक अंश है, तब क्या वह झूठ बोलता है? अपने आप को धोखा देता है? उसके चारों ओर दुख है, दारिद्र्य है, पीड़ा, रोग, मृत्यु, सब कुछ है। अब देखिए, शेखर का जन्म जब हुआ था, जब पहले हमने एपिसोड में कहा था कि उस समय वहाँ के एक मंजूषा में खुदाई के वक्त बुद्ध के समझे जाने वाली कुछ अस्थियाँ मिली थी। तो उस समय बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि बालक का बुद्ध से काफ़ी गहरा संबंध लगता है। शायद ऐसे ही कुछ बालक के साइकोलॉजी में था। उसे लगता था कि चारों ओर दुख है, दारिद्र्य है, पीड़ा है, रोग है, मृत्यु है। गौतम बुद्ध को भी यही तो लगा था। राजकुमार सिद्धार्थ का मन लौकिक जीवन से एकदम हट गया था। ठीक वैसे ही कुछ लक्षण बालक शेखर में भी दिखने लगा। लोग कहते हैं विद्रोही के विचार संकुचित हैं, उसका मस्तिष्क कमज़ोर है, उसका हृदय टेढ़ा है।
लोग यह भी कहते हैं कि उसके स्वप्न छूचे, आदर्शवादी, असंभव है। देखिए, विद्रोही के बारे में लोगों के कई विचार हैं। कोई कहता है विद्रोही के विचार संकुचित हैं, उनका मस्तिष्क कमज़ोर होता है, उसका हृदय टेढ़ा होता है, उनके जो स्वप्न होते हैं वे केवल इमेजिनरी स्वप्न होते हैं, असंभव होते हैं। यह सब शायद ठीक है, लेकिन वह पतितों और असहायों को समानता की दृष्टि से देख सकता है। उसका हृदय गिरे हुओं को उठा सकता है। उसका मस्तिष्क एक समूचे राष्ट्र को चला सकता है और अपने स्वप्नों के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ लड़ सकता है, और उसके स्वप्न सच्चे भी हो जाते हैं। मैं अपने आप को एक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखता हूँ, जो केवल एक नीला निक्कर पहने हुए नंगे पैर घास पर भागा जा रहा है। बालक ने अपने कंधे पर बहुत से कमल लादे हुए हैं, कुछ खिले हुए, कुछ अधखिले, कुछ बंद। जिस पथ पर वह चला जा रहा है वह चिनार के वृक्षों की छाया में होता हुआ जाता है और खिले हुए पत्तों और चिनार फूलों से प्रायः बिल्कुल ढका हुआ है। यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ है, फिर भी मैं इसे ठीक स्थान पर नहीं रख पाता। जीवन क्रम में इसका कोना मुझे याद नहीं आता। बात अवश्य कश्मीर की है, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आता कि यह क्यों स्मृति के पट पर इतने गहरे अक्षरों से लिखी है, विशेषतः जबकि इसका न कोई कारण याद आता है न कोई फल। शेखर के पिता की बदली एकाएक हो गई थी। उसके पिता की ट्रांसफ़र हो गई थी और वे कुछ एक दिन अपना फालतू सामान नीलाम करके दोस्तों से विदा लेकर सकुटुंब वहाँ पहुँच गए थे और जेलम के किनारे एक बंगला लेकर वहाँ रहने लगे थे, यानी कि कश्मीर में। महासमर के दिनों की बात है, जब महंगी बहुत थी लेकिन मकान कोठियाँ सस्ती हो गई थी। वर्ल्ड वार का टाइम था। शेखर लगभग 6 वर्ष का था जब उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। देखिए, 6 साल का बालक शेखर ये निश्चय करता है कि अब उसे एक पुस्तक लिखना चाहिए और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहिए। शेखर जानता था कि उसके पिता पुस्तक लिखते हैं। एक दिन उसने पिता से पूछा था कि वह पन्ने पर पन्ने क्यों लिखते जाते हैं। तब उन्होंने बताया था कि वे एक पुस्तक लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि वे उसमें एक चित्र भी रखेंगे और यह भी कि एक प्रेस में कागज़ मशीन में डालकर घुमाए जाएंगे, जिससे एक पुस्तक की सैकड़ों हज़ारों पुस्तकें बन जाएंगी और प्रत्येक में वैसे ही चित्र होंगे। यह सब उसके लिए ऐसी अद्भुत बात थी कि उसने भी एक चित्र भरी पुस्तक लिखने का निश्चय किया। लेकिन चित्र आए कहाँ से? पिता की सहायता वह मांगना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वे ईर्ष्यावश विघ्न न डालें। देखिए, 6 साल का बालक ये सोचता है कि मेरे पिताजी पुस्तक लिखते हैं तो मैं भी लिख डालूँगा, पिताजी चित्र वाले पुस्तक लिख रहे हैं तो मैं भी वैसे ही करूँगा, लेकिन पिता की सहायता नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि ईर्ष्यावश पिताजी उसके इस दौत्य में विघ्न डालेंगे। तभी सोचते सोचते यह विचार आया, फूल। उसने स्थान स्थान से फूल एकत्र किए, उन्हें पुस्तकों में दबाकर सुखाया। उसने माली से उनके नाम पूछे। इस प्रकार सामग्री तैयार कर लेने के बाद उसने पुस्तक आरंभ करने की ठानी। अब देखिए, फूलों को तोड़ कर लाया और बुक्स के अंदर रख कर उसे सुखा कर उसने सोचा कि फूलों वाली पुस्तक लिख डालेगा। पहली कठिनाई हुई कागज़ की। एक दिन जब पिता दफ्तर गए हुए थे तब उसने उनकी चाबी चुरा कर मेज का दराज खोला और उसमें पिता की चिट्ठी लिखने के सबसे अच्छे कागज़ निकाले, कार्ड से मोटे, चिकने, चमकदार और कोने में लाल सरकारी चिन्ह, शेर घड़ी से विभूषित। शेखर ने देखा कि चित्रों के लिए सभी पुस्तकों में मोटा और चिकना कागज़ लगता है। 20 एक कागज़ लेकर शेखर ने अपनी बहन से उन्हें सिलवा लिया। बहन प्रत्येक आयोजन में उसकी सचिव और संगिनी थी। यद्यपि कॉपी सीने की मजदूरी में उसने 5 कागज़ स्वयं ले लिए। अब शेखर को अपनी पुस्तक की जिल्द की चिंता हुई।
और इसका जो हल उसने निकाला वह इतना साहसिक था कि उसने अपने धड़कते हुए हृदय को संभाल कर पुस्तक की अलमारी में से सुनहरी चमड़े की जिल्द वाली बाइबल निकाली। एक ही झटके में जिल्द को पुस्तक से अलग किया, पुस्तक को रसोई के पीछे कूड़े के ढेर में छिपाया और जिल्द के अंदर अपनी कॉपी रख ली। यह सब क्षण भर में हो गया। अब देखिए, इसने पिताजी के दराज से चाबी चुराकर मोटे कागज़ लिए, 10-20 तो वहाँ से चुरा लिए, और फिर जिल्द के लिए उसने क्या किया, एक बाइबल फाड़ डाला और बाइबल का मोटा जो जिल्द है उसे लेकर अपने पुस्तक का जिल्द बना लिया। शाम को जब सब लोग लौटे तब उसे एकांत में पाते ही उसकी बहन ने पहला प्रश्न किया, आज क्या किया? और शेखर की दोषी आत्मा ने उसे सब कह डाला। छिपाने का साहस उसने नहीं पाया। तब अपना रहस्य सुरक्षित रखने के लिए शेखर को दूसरे दिन की अपने हिस्से की मिठाई का भी त्याग करना पड़ा, और इस सौदे में उसने बहन से कॉपी भी जिल्द के अंदर सिलाकर फिट कर ली। अब जो बहन थी वो शेखर की मदद करती थी, बदले में उससे मिठाई लेती थी ताकि वो पिताजी से न कहे। तो इस शर्त पर कि बहन पिताजी से इसके हरकतों के बारे में नहीं बताएगी, शेखर क्या करता था, अपने हिस्से की मिठाई भी बहन को दे देता था। दूसरे दिन भाई और बहन पुस्तक लिखने बैठे। शेखर ने गोंद से प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग फूल चिपका दिए। बहन अपने वनस्पति विज्ञान की पुस्तक लाई और शेखर उसे देखकर उसी ढंग से फूलों का वर्णन करने लगा। पहले फूलों के रंग रूप का वर्णन, फिर उनके उपयोग, फिर लेकिन यह हैबिटेट क्या चीज़ है। अब देखिए असली फूलों को शेखर तोड़ लाया था। उसे बुक्स के अंदर रखकर उसे सुखाकर उसने पक्का कर लिया था, और अब ये जो बुक उसने तैयार किया है उसके एक साइड में वो सूखे फूलों को चिपकाता है और दूसरे साइड में अपनी बहन की जो बॉटनी की बुक है उसमें से उस फूल के बारे में जो भी जानकारी है, उसके रंग, उसके रूप, उसके बारे में वो लिख डालता है। अचानक एक वर्ड आया, हैबिटेट। ये हैबिटेट क्या चीज़ है उसे समझ नहीं आया। बहन ने कहा, हमें नहीं मालूम, स्कूल में यह नहीं पढ़ाते, छोड़ जाते हैं। अब बहन से पूछा तो बहन ने कहा, मुझे नहीं मालूम भाई, स्कूल में तो ये पढ़ाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। शेखर ने जाकर पिता से पूछा, हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट का मतलब है जहाँ कोई चीज़ रहे या पाई जाए, जिस आवास व्यवस्था में कोई जीव जीवित रह सकता है। पिताजी ने हैबिटेट का अर्थ बता दिया। उसके बाद पूछते हैं, क्यों? कुछ नहीं, बहन ने पूछने को भेजा है, कहकर सकपकाया हुआ शेखर भाग गया। पीछे से पिता का स्वर आया, वह खुद क्यों नहीं पूछने आती? अब देखिए, वो वहाँ जाकर भी झूठ बोलता है पिता से। हैबिटेट का मतलब वो स्वयं जानना चाहता था, लेकिन पिताजी से जाकर उसका अर्थ पूछता है और बहन का नाम लेता है। जब पिताजी पूछते हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए हैबिटेट का मीनिंग, तो वो क्या कहता है, यूं ही बहन पूछ रही थी। तो पिताजी भी सोचते हैं वो खुद क्यों नहीं पूछती। शेखर लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर सका। देखिए, 6 साल का बालक 1 महीना लेकर पुस्तक कंप्लीट करता है। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। इसीलिए एक दिन जब उसके पिता विशेष प्रसन्न जान पड़ते थे, तब उसने जाकर अपनी पुस्तक उनके हाथ में रख दी। लेकिन तत्क्षण ही शर्माकर वह भाग गया। केवल इतना भर देख पाया कि पिता की त्योरियां बदल गई। फिर उन्होंने पुस्तक खोली। कुछ ही मिनट में शर्म और डर पर कुतूहल ने विजय पाई। पिता और माता की ठठाकर गूंजती हुई हंसी सुनकर वह लौट आया और देखने लगा। उसे देखते ही पिता की हंसी दुगनी हो उठी। उन्होंने कमर से पकड़कर उसे उठा लिया और बोले, इतना मैं बरसों से नहीं हंसा होऊंगा, गज़ब की किताब है तुम्हारी। अब देखिए, ये डर डर के अपने किताब को, 1 महीने का परिश्रम का फल है उसका किताब, वो अपने पिताजी के हाथ देखकर एकदम से भाग जाता है, क्योंकि वो शर्मा जाता है। उसे डर भी लगता है कि अब पिताजी की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन पिताजी उसे कमर से उठा लेते हैं और कहते हैं कि इतना मैं बरसों में नहीं हंसा, तुम्हारी किताब गज़ब की चीज़ है। शेखर कुछ घबरा सा गया, क्योंकि उसे ठीक समझ नहीं आया
कि यह प्रशंसा है या और कुछ। अपने जाने वह एकदम प्रशंसा का पात्र था, क्योंकि पुस्तक बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी गई है और चित्र कितने सुंदर हैं और इनके नाम लाल रंग से लिखे गए हैं, फूशिया, आइरिस। अब देखिए, पिताजी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं तो उसे लगता है कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है या इसकी प्रशंसा की जा रही है, उसे पता नहीं चलता। उसे खुद तो लगता था कि वो पुस्तक एकदम मस्त है। तो फूलों से संबंधित पुस्तक थी उसकी, और देखिए उसने कैसे डिस्क्राइब किया था फूशिया। उसके बारे में लिखा है, वायलेट फ्लावर विथ 4 रेड स्मॉल लीव्स, वेरी प्रिटी, कश्मीरी गर्ल्स पुट इट इन देयर हेयर, नर्स सिन्या पुट्स इट इन हर ईयर्स टू डांस इन द किचन। अब फूशिया का हैबिटेट यानी कहाँ फूशिया पाया जाता है उसके बारे में उसने लिखा, शालीमार गार्डन्स एंड चश्मा शाही। और आइरिस के बारे में लिखा, वेरी ब्यूटीफुल, सम आर ब्लू, सम रेड एंड सम वाइट, देर इज़ अ येलो स्टिक इनसाइड द फ्लावर। और आइरिस का हैबिटेट क्या है, मिस्टर चैटर्जीज हाउस नियर गुपकर, द बेस्ट वर इन आ हाउस बट द फ्लड टुक देम अवे। लेकिन जाने क्यों वह किसी को भी हंसने लायक से अधिक पसंद नहीं आई। शेखर का जी बैठ गया और पिता के अनुग्रह भरे वाक्य, कुछ परवाह नहीं बेटा, अब की बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तकें खराब मत करना, से वह अधिक खिन्न ही हुआ। अब देखिए, इसने बड़ी मुश्किल से, 6 साल का बच्चा बड़ी मुश्किल से पेपर चुरा कर, बड़े मुश्किल से 1 महीने की लगन से एक बुक लिखा। लोगों ने हंसकर सराहना तो की, लेकिन पुस्तक किसी को खास पसंद नहीं आया। तो लड़का थोड़ा बेचैन हो गया और पिताजी ने भी यही कहा कि कोई बात नहीं, परवाह नहीं, अगली बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तकें खराब मत करना। यूँ उसके पहले साहित्यिक प्रयास का अंत हुआ, या यूँ कहे कि अंत का आरंभ, क्योंकि असली अंत तो 2 वर्ष बाद तब हुआ जब उसे कूड़े खाने में दीमक और अन्य प्रकार के कीड़े खा गए। अब देखिए, उसे लगा कि उसके साहित्यिक जीवन का ही अंत हो गया है शायद, लेकिन वास्तविक अंत तो तब हुआ उस किताब का जब 2 साल बाद उसने देखा कि वो कूड़े खाने में पड़ा है, दीमक वगैरह उस पर अटैक कर गया है। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। अब देखिए, अज्ञे जी का ये जो दृष्टिकोण, साहित्यिक लेखन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, वो कहते हैं कि साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वह देखता है, अरे यह तो वह नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। तो साहित्यकार जब कोई रचना लिखता है, लिख जाने के बाद जब वो मुड़कर देखता है तो कई बार साहित्यकार को लगता है कि ये तो वो नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। वह मानो क्रियाशीलता का नारद है, उसे कहीं रुकना नहीं है, उसे सर्वत्र भड़काना है, उभारना है, जलाना है, और कभी शांत नहीं होना है, कहीं रुकना नहीं है। शायद इसीलिए उसके पथ के आरंभ में ही विधि उसे रोक कर कहती है, देख इस पथ पर मत जा, यह तेरे पैरों के लिए नहीं है। शायद इसलिए उसके पथ के आरंभ में ही विधि उसे रोक कर कहती है, देख इस पथ पर मत जा, यह तेरे पैरों के लिए नहीं है। शायद उसे लगता है कि लेखन मेरे बस की बात नहीं है। जब भी वो लिखने बैठता है तो उसे लगता है कि कोई कह रहा है कि देखो देखो इस पथ पर मत जा, यह तेरे पैरों के लिए नहीं है। और यदि वह ठीक होकर बढ़ भी जाता है तो वह कहती है, अच्छा तो तू समझ, अपना जिम्मा संभाल, तू हो गया और तेरी जिम्मेदारी, मैंने तो कह दिया ये तेरे बस की बात नहीं है। शेखर ने कोई 6 मास बाद दूसरा प्रयास किया, अब की बार यह पद्य में था। अब देखिए, एक पुस्तक लिखी, लोग हंसी उड़ा गए, पिताजी ने कहा अगली बार अच्छी हो जाएगी। उसे स्वयं लगा कि ये तो सभी लोग मेरा परिहास कर रहे हैं। उसे स्वयं लगा कि जब भी वो लिखने बैठता है तो कोई अंतरात्मा कहती है कि ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद उसका दूसरा प्रयास पद्य में हुआ। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे।